चलिए, जय हिंद जय हिंद। चलिए, एक बार और आप लोग के बड़ा सुनहरा अवसर है और बिहार एसएससी का जो वैकेंसी आई है उसी के ख्याल से हम आपको जो भी प्रीवियस ईयर है उसको करा रहे हैं ताकि एग्जाम में आपको किसी तरह का कोई कठिनाई का सामना नहीं कर पाए। जिस तरह का पैटर्न है उसी पैटर्न से आपको पूरा क्वेश्चन बैंक है उसको आपको डिस्कशन कराने जा रहे हैं, जो आपको कल से शुरू है ना। हाँ, चलिए ना, ये जो है आपका डेली जो है 25 क्वेश्चन का आपको टेस्ट लेकर आएंगे और जो भी क्वेश्चन होगा वह आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा 25-25। हाँ, और डेली आपका शाम 4 बजे, ध्यान रखिए, शाम 4 बजे डेली आपको बिहार एसएससी का अब तक जितना क्वेश्चन विगत वर्षों में पूछा गया है उस सारा का ऑपरेशन किया जाएगा डेली 4 बजे शाम। चलिए, अब हम लोग थोड़ा आते हैं क्वेश्चन पर। हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं ताकि इससे ये भी आपको पता चल जाएगा कि बिहार एसएससी में किस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछता है और कैसे पूछता है, इससे भी पता चल जाएगा। और सारा चारों ऑप्शन को डिटेल जब समझाया जाएगा तो जीएस पर एक आपका एक बेसिक जो है पकड़ हो जाने के कारण कोई भी एग्जाम आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो डेली आपको बिहार एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन लाएंगे शाम 4 बजे। तो ध्यान रखिएगा, पंचायती राज के शक्तियों का प्राधिकार और उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 243। तो अनुच्छेद 243 अंग का अर्थ हुआ क्या? ई। अंग होता है क ख ग घ अंग यानी 5, तो ई। तो इसमें क्या लिखा गया है? अवधि, यानी पंचायती राज का अवधि से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 243 के अंग कहिए या ई कहिए, ई। उसके बाद अनुच्छेद 243 के च यानी 6ठा, तो इसमें अयोग्यता का वर्णन है, यानी पंचायती राज का अयोग्यता से संबंधित आपको कौन है? तो अनुच्छेद 243 के च का अर्थ हुआ एफ। उसके बाद आइएगा अनुच्छेद 243 के 6 यानी 7 यानी एच कह सकते हैं। 243 के जो एच है ये इसमें आपका किसका वर्णन है? तो शक्तियों का, यानी पंचायती राज के शक्तियों का जो जिक्र है वह कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 के 6 कहिए या एच। अनुच्छेद 243 के घ कहने का अर्थ की डी, इसमें आपको किसका वर्णन मिलता है? तो पंचायती राज में जो भी आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है उस सारा आरक्षण का व्यवस्था इसमें दिया जाता है। तो आप बताइए, क्वेश्चन पूछ रहा है पंचायतियों की शक्ति का, तो बेस्ट ऑप्शन कौन होगा? सी, बेस्ट ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, म्यांमार का पुराना नाम क्या है? तो म्यांमार का पुराना नाम, म्यांमार का पुराना नाम क्या है आपको? वर्मा। म्यांमार का प्राचीन नाम वर्मा। थाईलैंड, और थाईलैंड का प्राचीन नाम क्या है आपको? श्याम। और ईरान का प्राचीन नाम क्या है? ईरान। ईरान यानी फारस, और फारस को ही हम लोग क्या कहते हैं? पर्सिया। और इराक का प्राचीन नाम क्या है? इराक। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया। उसके बाद ताइवान, ताइवान का अगर प्राचीन नाम कहेगा तो क्या होगा? फारमोसा। फारमोसा लिखिएगा, मौसा नहीं, समोसा नहीं, फारमोसा। उसके बाद देखिएगा उसके बाद आइएगा, श्रीलंका का भी कई बार आपको ये सब जो है प्राचीन नाम जो है कितना बार एग्जाम में पूछ दिया गया। श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है आपको? सिलोन। और जापान का प्राचीन नाम क्या है आपको? निप्पन। क्या है आपको? निप्पन। तो ये सब देशों का प्राचीन नाम है जो ऑलरेडी आपको
विगत वर्षों में आपको यह सब क्वेश्चन पूछ गया है कि अलग अलग देशों का प्राचीन नाम क्या होता है। तो बेस्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए, 2 का ए। अभी वर्तमान में म्यांमार है। जिस समय वर्मा था उस समय वर्मा की राजधानी रंगून। अब वर्मा देशे का नाम म्यांमार कर दिया गया है। अब म्यांमार की राजधानी रंगून न होकर क्या है? नई पैताब। क्या है आपको? नई पैताब। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा नंबर में लिखता है अवतल दर्पण के परावर्तक व्यास, यानी व्यास को किससे डिनोट किया है? डी। और फोकस दूरी, फोकस जो दूरी है इसको आपको एफ से सूचित किया है। तो अब वक्रता केंद्र, वक्रता जो केंद्र होता है इसको हम लोग सी से आपका डिनोट करते हैं और ये क्या होता है? 2r त्रिज्या। तो 2 दूना, जब ये त्रिज्या होगा उसका 2 गुना होता है तो 2r का 2 गुना कितना हो गया? 4f। यानी बेस्ट ऑप्शन कौन हो गया? बी। कितना होता है? वक्रता केंद्र का फोकस दूरी में संबंध अगर कहेंगे तो कितना होता है? उसका 2 गुना होता है, यानी 2 दूना 4। तो बेस्ट ऑप्शन 3 का बी। आगे बढ़ेंगे। अब आइएगा डैश का सबसे अच्छा उदाहरण अटलांटिक महासागर। तो देखिएगा अटलांटिक महासागर को हम लोग किससे सूचित करते हैं? तो एस से। अटलांटिक महासागर को हम लोग सूचित करते हैं ABCD जो का जो एस होता है उससे हम लोग सूचित करते हैं। अगर सबसे ज़्यादा अगर व्यापार होता है, अगर सबसे ज़्यादा अगर व्यापार किसी मार्ग से या महासागर से होता है तो अटलांटिक महासागर से, और सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन भी अगर किसी महासागर से होता है तो वो भी कहेंगे आपको कौन? अटलांटिक महासागर। और महासागर में सबसे व्यस्त महासागर की भी अगर बात कहेंगे तो कौन महासागर है? तो अटलांटिक महासागर। अब आपका जो क्वेश्चन कहता है उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। डैश का सबसे उच्चारण कटक कौन है? तो देखिएगा मध्य अटलांटिक में जो होता है खास करके जो उसका जो प्लेट होता है वह एक प्लेट को दूसरे प्लेट से विपरीत आपको खिसकाता है। कैसे करता है? एक प्लेट को दूसरे प्लेट से विपरीत आपको जो हटाने का काम करता है उसी को हम लोग आमतौर पर क्या कहते हैं? अपसारी। और इस तरह की घटना जो है मध्य अटलांटिक कटक में ज़्यादा देखा जाता है। यानी कह सकते हैं कि मध्य अटलांटिक कटक जो होता है अपसारी सीमा, ये हम आपको किसको कहेंगे? और रूपांतरण, इसमें 3 तरह का सीमा होता है, ध्यान रखिएगा। अपसारी, अपसारी एक होता है रूपांतरण, और तीसरा होता है अभिसरण। इसमें ना निर्माण होता है, कोई निर्माण नहीं, कोई निर्माण नहीं, निर्माण नहीं, ना कोई निर्माण होता है और न ही कोई नष्ट होता है प्लेट का। ध्यान रखिएगा, न प्लेट का नष्ट होता है और न प्लेट का निर्माण। सीधे लिख देते हैं निर्माण एंड नष्ट कुछ नहीं होता है। एक किसमें? रूपांतरण में। ध्यान रखिएगा, कोई भी प्लेट का ना आपको निर्माण होता है और न ही प्लेट का आपको नष्ट होता है। तो उस तरह का अगर कोई सीमा कहेंगे तो वह सीमा कौन होता है? रूपांतरण सीमा। अब आ जाइएगा अपसारी। अपसारी जो होता है जो विपरीत, एक प्लेट को जब दूसरे प्लेट से जब विपरीत दिशा में जब करता है तो उस सीमा को हम लोग क्या कहेंगे? अपसारी। और अभिसरण हम लोग किसको कहेंगे? नीचे धंसाएगा, नीचे धंसाना। यानी एक प्लेट दूसरे प्लेट को जब नीचे धंसाता है तो उस सीमा को हम लोग क्या कहेंगे? अभिसरण। क्या कहते हैं? अभिसरण। तो बेस्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए। अब हम लोग फिर आगे चलेंगे। प्रचार बीच में है कि बोलना अलग से बोलना?
ऋषि सुनक। ध्यान रखिएगा, ऋषि जो सुनक है वह भारतीय मूल का ही व्यक्ति है, और भारतीय मूल का व्यक्ति जो है अभी तक इंग्लैंड में एक भी व्यक्ति जो है जो भारतीय मूल में का इंग्लैंड में प्रधानमंत्री नहीं बना था। यानी ये भी कह सकते हैं भारतीय मूल का पहला व्यक्ति इंग्लैंड में प्रधानमंत्री बना, वह व्यक्ति शख्स कौन है आपको? ऋषि सुनक। नंबर एक। दूसरी बात, इंग्लैंड में कोई अश्वेत, पहला अश्वेत अगर कोई प्रधानमंत्री बनने वाला है वो भी कौन है आपको? ऋषि सुनक। तो ऋषि सुनक जो है कहाँ का प्रधानमंत्री बना है? तो यूनाइटेड किंगडम अर्थात कह सकते हैं इंग्लैंड। और ये ऋषि सुनक जो है यह किस पार्टी का है? तो कंजरवेटिक पार्टी का है। किस पार्टी का है? कंजरवेटिक आपको पार्टी का है। और सौभाग्य की बात है, एन नारायण मूर्ति का नाम सुने होंगे, जो इन्फोसिस का मालिक है। वो भारत का ही आपका कंपनी है और भारत का ही नारायण मूर्ति है। बंगलौर में इन्फोसिस कंपनी है। तो एन नारायण मूर्ति का जो बेटी है आपको, उसी से शादी हुआ है ऋषि सुनक का। तो बेस्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा? यूके अर्थात इंग्लैंड। आगे बढ़ेंगे और आप लोग के लिए बहुत अच्छा अवसर है, देखिएगा एक टारगेट बैच आप लोग के लिए आया है, देख लीजिएगा, फॉर बिहार एसएससी। एक बार बिहार एसएससी जो है फिर आने में थोड़ा वक्त लगा दिया था, लेकिन आया, भले लेट लगा लेकिन आया जरूर। तो इतना ध्यान रखना है, बिहार में यानी अपने राज्य में नौकरी करना किसी दूसरे राज्य में किसी अधिकारी से कम नहीं है। यानी एक मोटा मोटी बात आप और लीजिए या सुन लीजिए कि अपने राज्य में नौकरी करना और दूसरे राज्य में किसी अधिकारी ज्वाइन करना बात बराबर है। तो बिहार एसएससी का जो 10+2 यानी इंटर लेवल का जो वैकेंसी आई है, उसके लिए हम लोग मैथ का और जीएस सारा सब्जेक्ट का कराया जाएगा, और एक कम शुल्क में आपको इसके लिए सारा चीज जो फॉलो कराया जाएगा, सिलेबस के लिए आपको पढ़ाया जाएगा। मात्र आपको उसके लिए ऑफलाइन का फी है 2950, मात्र 2950। अभी तक के जितना है सबसे कम फी में हम लोग सारा सब्जेक्ट को पढ़ाने जा रहे हैं। और ऑफलाइन का आपका मात्र 2950 रुपया फी है, और ऑनलाइन का तो इतना कम फी कर दिया गया है ताकि भारत में कहीं भी कोई बच्चा हो अगर एग्जाम देना चाहता है तो कम से कम शुल्क में वह आसानी से पढ़ ले। तो ऑनलाइन का मात्र फी 399 है, जबकि ऑफलाइन का फी 2950 है। और कोचिंग का जो साइट हो गया यानी लोकेशन जो हम बता दें, ताकि अगर ऑफलाइन में अगर आना आप चाहते हैं तो मुसल्लमपुर हाट के करीब है, किसान कोल्ड स्टोर के बगल में। किसान कोल्ड स्टोर से 50 कदम दूरी पर पड़ता है मैथ मस्ती कोचिंग। ठीक है, तो यहां हम लोग देख लेंगे, एक बार और देख लीजिएगा, बिहार एसएससी अब की बार छूटना नहीं चाहिए, यह दिमाग में आप लोग रख लीजिए। और अभी से अगर दिमाग में अगर रख लिए हैं तो सही में जॉब संभव है। और एक और बात आप लोग के लिए आसान हो जाएगा, कब? चूंकि पटना थोड़ा लंबा चौड़ा है, खोजना ढूंढना थोड़ा आसान हो जाएगा नंबर से। यहाँ देख लीजिएगा एक नंबर है जो आप कॉल करके भी संपर्क कर सकते हैं, हम बोल भी देते हैं, 9798330088। एक बार और सुन लीजिए क्योंकि आप लोग कम ध्यान देते हैं, 9798330088। किसी तरह का कोई भी परेशानी हो, वह ऑफलाइन में हो या ऑनलाइन में हो, इसी नंबर से आप फोन करके आप संपर्क कर लेंगे। कोई भी परेशानी होगा, वह परेशानी को हम लोग का काम है आपकी परेशानी को हल करना। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए कौन सा अक्रिस्टलीय है। अक्रिस्टलीय यानी अति शीतित द्रव, अति शीतित द्रव। तो ध्यान रखिएगा अक्रिस्टलीय जो है या अति शीतित जो द्रव होता है वह कौन होता है, आपको कांच होता है। कौन होता है? कांच। कांच को न कोई अपना संरचना होता है, कोई संरचना नहीं होता है क्योंकि यह मिश्रण होता है, और न ही इसका कोई सूत्र होता है। किसका? कांच का। और हाई टेम्परेचर पर रखने पर कांच को गलाया जाता है। तो अक्रिस्टलीय या अति शीतित द्रव के रूप में कौन कार्य करता है? तो आपको कांच। दुनिया का सबसे अगर कठोर पदार्थ की अगर बात कहे कौन, तो यह आपको हीरा। ग्रेफाइट की अगर बात कहेंगे कि दुनिया का इकलौता अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है। सभी धातु जो होता अधातु जो होता है वह विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट अधातु होने के बावजूद भी विद्युत का कुचालक न होकर विद्युत का सुचालक होता है। फिर आगे बढ़िए, बेस्ट ऑप्शन बी। उसके बाद आइएगा, कहता है केपलर। ध्यान रखिएगा, एक केपलर जो था ये कहाँ का था? जर्मनी का। केपलर कहाँ का था? आपको जर्मनी का। और केपलर क्या खोजा था? ग्रह गति नियम। क्या आपको ग्रह गति नियम का जो खोज किया था वह किसके द्वारा किया गया था? तो केपलर। और केपलर कहाँ का था? तो जर्मनी का। अब हम लोग क्वेश्चन थोड़ा पढ़ेंगे। केपलर के ग्रह गति के नियमानुसार सूर्य के परिवृत्ताकार यानी चारों ओर कक्षा में परिक्रमण कर रहे ग्रह टी। तो ध्यान रखिएगा यहाँ जो समय है उसको हम लोग किससे डिनोट किए हैं? टी से। फिर आगे बढ़िए, उसकी कक्षा की त्रिज्या यानी त्रिज्या को हम लोग किससे डिनोट किए हैं? आर से। अब इसमें रिलेशन बताना है और केपलर के नियम के अनुसार बताना है। तो आप तो जानते ही हैं कि जो बताया केपलर साहब जो बताए थे वह ताप के स्क्वायर होता है और समानुपाती क्यू होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, आपको ताप का स्क्वायर समानुपाती और आर का क्यू होता है। क्या होता है? यानी त्रिज्या का क्यू किसके समानुपाती? टी स्क्वायर यानी ताप के स्क्वायर। यानी स्क्वायर कहने का अर्थ ये हो गया वर्गानुसार। तो बेस्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा? आर क्यू नोट कर लीजिएगा, स्क्वायर लिखा गया था। देखिएगा उसके बाद आपका क्वेश्चन का था ऑन फिनिश्ड। देखिएगा एक पुस्तक आया है ऑन फिनिश्ड। ऑन फिनिश्ड जो है यह पुस्तक का लेखक कौन है? आपको प्रियंका चोपड़ा यानी पीसी, प्रियंका चोपड़ा जोनस। अब जोनस साहब जो अमेरिका के थे, इनसे इनकी शादी हो चुकी है, तो अब बन गया आपका कौन? प्रियंका चोपड़ा जोनस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्रियंका चोपड़ा का ऑन फिनिश्ड प्रियंका चोपड़ा थोड़ा देख लीजिएगा। 2-3 क्वेश्चन जो है अभिनेत्री का है और अभिनेता का है, भारतीय बहुत पूछता है। तो ऑन फिनिश्ड, ऑन फिनिश्ड, ऑन जो फिनिश्ड है यह आपको कौन? प्रियंका चोपड़ा। उसके बाद रोमांसिंग विथ लाइफ, रोमांसिंग विद लाइफ, देवानंद। यह बुक कौन लिखा? देवानंद, देव साहब, देवानंद। उसके बाद खुल्लम खुल्ला, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया है। खुल्लम खुल्ला, ये पुस्तक कौन लिखा? किसका है? ऋषि कपूर का, ऋषि कपूर, ऋषि कपूर, ऋषि कपूर।
चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका 8 के सी बेस्ट ऑप्शन। कजाकिस्तान, देखिएगा बीच में कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान कर दिया था और फिर नूर संतार से, हाँ ध्यान रखिएगा इसमें 2 बार 3 बार बदलाव हो गया, थोड़ा सोचना है। कजाकिस्तान की राजधानी आपको अस्ताना था, तो अस्ताना से राजधानी फिर हटाकर नूर संतान कर दिया, अब फिर नूर संतान से राजधानी हटाकर कहां कर दिया गया? अस्ताना। तो यारेन किस देश की राजधानी है? नौरू देश की राजधानी है, नौरू। तो नौरू देश की राजधानी और अस्ताना जो है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। अजरबैजान, अजरबैजान की राजधानी, अजरबैजान की राजधानी बाको और नाइजीरिया की राजधानी, नाइजीरिया की जो राजधानी है वो कहाँ है? अबूजा। एक बार और ध्यान रखिए, कजाकिस्तान की राजधानी पहले अस्ताना और अस्ताना से नूर सुल्तान राजधानी बना दिया था, और फिर नूर सुल्तान से राजधानी बना दिया किसको? अस्ताना को। अभी वर्तमान में अस्ताना है। बेस्ट ऑप्शन सी। भारत में मिड डे मील, जो मध्याह्न भोजन जो होता है स्कूल में जो दिया जाता है वही मिड डे मील हुआ। तो भारत में सबसे पहले पहला राज्य, पहला कोई राज्य है जो मिड डे अगर कोई प्रारंभ किया तो वह देश को, वह राज्य कौन है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु 1962 में मिड डे आपको प्रारंभ किया था, औपचारिक रूप से प्रारंभ किया था, भारत सरकार द्वारा नहीं, और तमिलनाडु सरकार द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। तो अगर कहेगा कि मिड डे मील प्रारंभ करने वाला योजना पहला राज्य कौन? तमिलनाडु 1962। लेकिन भारत सरकार पहली बार, भारत सरकार आपको पहली बार अगर कहेंगे या सीधे प्रारंभ कहिए ना, प्रारंभ अगर किया तो 15 अगस्त 1995 को, 15 अगस्त 1995 को। लेकिन विधिवत रूप से भारत सरकार, विधिवत रूप से यानी पूरे देश में कहिए, पूरे देश में लागू, पूरे देश में अगर लागू कहेंगे तो 2002। पूरे देश में कब से लागू है मिड डे मील? तो 2002। अब यही तो मिड डे मील का अब नाम कर दिया गया है पीएम पोषण, पीएम पोषण योजना। अब वर्तमान में मिड डे मील का नया नाम कर दिया गया है पीएम पोषण योजना, जो ये कब कर दिया गया? 2021 में। अब मिड डे मील जो है प्रधानमंत्री पोषण योजना के नाम से आपका प्रचलित है, अब उसका नाम यही हो गया। 2021 में मिड डे मील का नाम बदलकर पीएम पोषण योजना कर दिया गया। इसमें राज्य सरकार कितना पैसा खर्च करती है और केंद्र सरकार कितना करती है वो भी हम तय कर देते हैं। यानी 100 रुपया इस मिड डे मील पर अगर खर्च होता है, 100 रुपया, तो उसमें से 60 रुपया केंद्र सरकार, 60 रुपया केंद्र सरकार और 40 रुपया राज्य सरकार, यानी केंद्र और राज्य का अनुपात हो जाएगा 60:40। यानी केंद्र और राज्य का जो अनुपात है वह आपको खर्च का वो कितना होगा? 60:40। यानी 100 रुपया में 60 रुपया केंद्र सरकार और 40 रुपया राज्य सरकार। नंबर 1। दूसरी बात, पूर्वोत्तर राज्य में यही रेशियो, अगर पूर्वोत्तर राज्य की बात कहेंगे तब पूर्वोत्तर राज्य में अगर कहेंगे तब पूर्वोत्तर राज्य में 90:10, यानी 100 रुपया में 90 रुपया केंद्र सरकार खर्च करेगी और 10 रुपया राज्य सरकार। बेस्ट ऑप्शन कहेंगे तो ए। आगे बढ़िएगा। देखिएगा निम्नलिखित में से कहवा का किस्म का ब्राजील, विश्व में सबसे ज्यादा कहवा का अगर कोई उत्पादन देश करता है तो ब्राजील करता है। कौन करता है? ब्राजील।
अब भारत में सबसे ज्यादा कहवा का अगर कोई उत्पादन करता है तो वह कौन सा राज्य है? कर्नाटक राज्य। लेकिन कहवा जो है वह किससे प्राप्त किया जाता है? तो कहवा बीज से प्राप्त किया जाता है। किससे? आपको बीज से प्राप्त किया जाता है। लेकिन कहवा का 3 टाइप होता है। कहवा 3 प्रकार का होता है। एक प्रकार होता है अरेबिका, उसके बाद होता है आपको लिबेरिका और एक होता है रोबस्टा। तो भारत में सबसे ज्यादा अगर किसी टाइप या प्रजाति का कहवा का जो किस्म है अगर उसका खेती होता है तो किसका होता है? तो अरेबिका टाइप का। किसका? आपको अरेबिका। बेस्ट ऑप्शन ए। बेस्ट ऑप्शन कौन होगा? ए। फिर आगे बढ़ते हैं। अब कहता है भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान, यानी भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान या भारत का प्राचीन, ये दोनों अगर कहते हैं तो जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। अब इसी का नया नाम कर दिया गया है क्या? रामगंगा। अब जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है अब उसका नाम चूंकि रामगंगा नदी पर है तब इसका वास्तविक नाम, नया नाम कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। अब जिम कॉर्बेट का जिम कॉर्बेट नाम नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? रामगंगा नेशनल पार्क, जो कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। भारत का पहला या सबसे प्राचीन अगर कोई नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क, तो कौन है? जिम कॉर्बेट अर्थात रामगंगा नेशनल पार्क। भारत का पहला टाइगर रिजर्व, पहला टाइगर रिजर्व, भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी कहेंगे तो कौन? यही आपको जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट यानी रामगंगा। और भारत का सबसे बड़ा अगर कहेंगे नेशनल पार्क कौन है? तो हिमिस। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन है? हिमिस, जो कहाँ स्थित है? आपको लद्दाख में। यह भारत का सबसे बड़ा जो है आपको नेशनल पार्क है आपको हिमिस, जो कहाँ स्थित है? लद्दाख में। अब भारत का, हाँ, और भारत का सबसे बड़ा अगर टाइगर रिजर्व अगर कहेगा कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? तो श्री सैलम नागा अर्जुन आंध्र प्रदेश। यह बाघ में भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। अब भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन है? उसका नाम है बोर, महाराष्ट्र। बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, जो भारत में सबसे छोटा है। और भारत का सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व कहेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में है, नामदफा, और नामदफा नेशनल पार्क, अरुणाचल प्रदेश। यह भारत का सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व है। तो बेस्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा? जिम कॉर्बेट। गिर जो नेशनल का गिर नेशनल राष्ट्रीय उद्यान जो है यह गुजरात में स्थित है। यह किसके लिए जाना जाता है? तो आपको एशियाई शेर के लिए आपको प्रचलित है गिर। कान्हा किसली जो राष्ट्रीय उद्यान है टाइगर रिजर्व के लिए मशहूर है, मध्य प्रदेश में है। काजीरंगा एक सिंघी गैंडा के लिए प्रचलित है, ये कहाँ स्थित है? आपको असम में। तो बेस्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी। आगे बढ़ते हैं। पद्म विभूषण। ये पद्म विभूषण जो पुरस्कार होता है यह कब से प्रारंभ किया गया? 1954 से। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? भारत का दूसरा बड़ा पुरस्कार अगर कहेंगे कौन है? तो यही पद्म विभूषण। और किसको? प्रभा अत्रे को मिला। तो प्रभा जो अत्रे है यह पेशा से क्या है? आपको शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत से संबंधित है, शास्त्रीय संगीत से। और एक किस घराना से बिलोंग करती है? अगर घराना की बात कहेंगे तो किराना घराना। और किराना घराना जो है यह कहाँ काम करती है? उत्तर प्रदेश। तो बेस्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा? स्वर संगीत बेस्ट ऑप्शन। फिर आगे बढ़िएगा। लाल किला, यहां ध्यान रखना है, दिल्ली का लाल किला भी 2 जगह है, मोती मस्जिद भी 2 जगह है,
और जामा मस्जिद भी 2 बजे है। आपको 2 जगह है। अब देखिएगा, बराबर बच्चा को देखते हैं, यह गलत हो जाता है। कभी वो लाल किला वाला उस शासक को मार देगा, कभी मोती मस्जिद को गलत मार देगा, कभी जामा मस्जिद को गलत मार देगा। तो आज से गलत का चांस ही खत्म कर देना है। देखिएगा, लाल किला, ये लाल जो किला है, लाल किला, तो लाल किला जो है ये 2 जगह है। एक देखिएगा, लाल किला जो है वो दिल्ली में है और एक आपको आगरा में है, ध्यान रखिएगा। तो दिल्ली का जो लाल किला है वह कौन बनवाया था? शाहजहां, शाहजहां। और आगरा का जो लाल किला जो बनवाया था वो कौन बनवाया था? अकबर। यहां हम लोग लाल किला को समझ लिए। अब हम लोग आएंगे, इसमें क्वेश्चन दे दिया है मोती मस्जिद, मोती मस्जिद। अब मोती मस्जिद पर थोड़ा हम लोग फोकस कर लेते हैं। मोती मस्जिद भी दिल्ली में है और मोती मस्जिद भी आपको आगरा में है। तो दिल्ली का जो मोती मस्जिद जो बनवाया वह कौन बनवाया? औरंगजेब। कौन बनवाया? औरंगजेब। और आगरा का जो मोती मस्जिद है वह कौन साहब बनवाए? तो शाहजहां। कौन बनवाया आपको? शाहजहां। अब एक और ध्यान रखना है, एक तो ए हम लोग कर लिए, एक ए कर लिए, और एक है आपको मोती मस्जिद हो गया, लाल किला हो गया, एक जामा मस्जिद का नाम सुने होंगे, जामा मस्जिद। तो जामा मस्जिद भी 2 जगह है, एक आपको दिल्ली में और दूसरा आपको आगरा में। तो यहाँ ध्यान देना है, दिल्ली वाला जो जामा मस्जिद है वो आपको कौन? शाहजहां। और आगरा वाला जो है जहां आरा बेगम, इसी के देख में हुआ जहां आरा बेगम, इसी के देख रेख में आगरा वाला बना था। लेकिन उस समय भी अगर शासक की बात कहेंगे कौन, तो आपको शाहजहां। दोनों के समय शाहजहां, लेकिन दिल्ली वाला के देख रेख में शाहजहां के, जबकि आगरा वाला जो जामा मस्जिद है यानी जामा मस्जिद है वह उनकी शाहजहां की जो बेटी थे जहां आरा बेगम, उसके आपको देख रेख में बने था। तो अब बताइए कौन आंसर होगा? दिल्ली के मोती मस्जिद कहता है। तो दिल्ली का मोती मस्जिद कौन बनवाया? औरंगजेब। तो बेस्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग को देखना किसी फलक की किसी अनुप्रस्थ काट का समय, यानी हम लोग समय को किससे डिनोट करते हैं? टी। उसके बाद आवेश को हम लोग डिनोट किए हैं किससे? क्यू से। तो इसमें प्रवाहित विद्युत धारा, और विद्युत धारा को हम लोग किससे लिखते हैं? विद्युत धारा, यानी विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? आई से। तो अब कहता है कि इसमें रिलेशन बताना है, तो होता है I बराबर Q बाई टी। इसका फॉर्मूले होता है, क्या होता है? I बराबर Q बाई टी। तो वैसा अगर कोई ऑप्शन है तो देख लीजिए, यानी विद्युत धारा जो होता है वह आवेश बटा समय, यानी आवेश में समय से अगर भाग दे देते हैं तो क्या निकल जाता है? विद्युत धारा यानी I। तो बेस्ट ऑप्शन I बराबर Q बाई टी, बी ऑप्शन। फिर आगे बढ़िएगा। यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा, ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कहेंगे तो 21 फरवरी। हम लोग का जो मातृभाषा है, राष्ट्रीय मातृभाषा, राष्ट्रीय मातृभाषा, यानी हम लोग का राष्ट्रीय जो मातृभाषा क्या है? हिंदी दिवस। वो कौन हो, कब हो जाएगा? 14 सितंबर। 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं, और भारत का जो हिंदी है वह मातृभाषा है। तो हम लोग राष्ट्रीय मातृभाषा के रूप में या राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को मनाएंगे। बेस्ट ऑप्शन कहेंगे तो कौन? डी।
उसके बाद आइएगा अमित सहाय। हाँ, कहीं कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो बोलना है। तो देखिएगा अमित सहाय को, हाँ, एक बार जरूर ध्यान दीजिए। अभी जो है वैकेंसी है जो बिहार एसएससी की आई है, वह आप लोग के लिए वरदान साबित है। दिमाग में यह रख लीजिए कि एक प्रकार का वरदान सिद्ध होगा। अब कहिएगा कैसे वरदान सिद्ध होगा? कोई नया बच्चा हो या पहले से तैयारी करता है, खास करके नया बच्चा के लिए तो और ज़्यादा हम बेहतर मानेंगे, क्योंकि इसके एग्ज़ाम होने में लगभग 3-4 महीना लेट हो सकता है। और 3-4 महीना में अगर कोई नया बच्चा भी अगर मेहनत करके अगर चाहेगा कि हम प्रयास करें या मेहनत करें और उस ऊंचाई तक हम पहुंच जाए पुराने बच्चा जैसा, तो आसानी से हो जाएगा। कभी कभी वैकेंसी आती है तो न पीटी में वक्त देती है और न आपको मेंस में। बच्चा क्या होता है, जो पहले से जो पढ़ा रहता है उसी के बेस पर आपका एग्जाम देता है, असफल हो जाता है। और इसके बीच में 3 से 4 महीना है, एक साधारण एक सिंपल बच्चा भी अगर चाहेगा आसानी से मेहनत करके, इतना जो समय दे दिया गया है, कोई भी बच्चा आसानी से अगर चाहेगा अब मेहनत करेगा, ये नहीं कि 4 महीना सीधे पढ़ेगा तो नौकरी हो जाएगा, थोड़ा मेहनत कर देगा सही ढंग से समय के अनुकूल, जैसे सिलेबस बिहार एसएससी का है वो फॉलो करके चलिएगा, तो निश्चित रूप से मेरा विश्वास है, मेरा दावा है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो फिर आइएगा अमित सहाय। अमित सहाय के क्षेत्र में इसके योगदान में माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ये अमित जो सहाय है वह पेशा से क्या है, एक कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर साइंस से संबंधित है। किससे? आपको कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस से पेशा से है। और यह जो पुरस्कार जो या पुरस्कार जो है यह कंप्यूटर या विज्ञान के, यही कंप्यूटर के क्षेत्र में दिया जाता है। यह जो पुरस्कार है यह कब से प्रारंभ है, तो 2017 से। कब से? आपको 2017 से। आगे बढ़िए, तो यही हुआ बी। तो इसका आंसर आप बी कर लीजिए, ए बी। बी। उसके बाद आइएगा ये जो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, ये जो संस्था है यह कब आया था, तो 2000 आपको 15 में। कब आया है आपको ये? 2000। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल को देख लीजिए, इसको समय समय पर प्रकाशित करने पर है। तो यहां देख लीजिएगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य जो प्रोफाइल है वह आपको कब प्रारंभ हुआ था, तो ये 2005। ये 2005 से काम कर रही है और ये जो संस्था इसी के अंतर्गत ये काम करती है। और यह कब से आपको काम कर रही है, तो 2015 से। कब से? आपको 2015 से। तो बेस्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए। फिर आगे आइएगा, कहता निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य है राष्ट्र पर्यटन से। तो ध्यान रखिएगा, एक प्रसाद जो है, हाँ, प्रसाद जो है योजना, इसका संबंध है पर्यटन से। ध्यान रखिएगा, प्रसाद जो है इसका संबंध पर्यटन से है। उड़ान जो योजना है इसका संबंध है वायुयान से। और उदय योजना जो है इसका संबंध है बिजली से। किससे संबंधित है? बिजली से। और हृदय जो योजना है इसका संबंध क्या है? विरासत शहर से। किससे संबंधित है? विरासत शहर, यानी कह सकते हैं हेरिटेज सिटी। किससे संबंधित है? हेरिटेज सिटी। तो पर्यटन पूछता है तो चारों ऑप्शन का क्लियर है, ए ऑप्शन। आगे बढ़िएगा, चलिए निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत है।
भारत में छोटे रेशे वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ध्यान रखिए, भारत में सबसे ज्यादा अगर किसी कपास का होता है तो लंबी का, फर्स्ट में लंबी रेशे का, सेकेंड में मध्य रेशे का, और से आपका थर्ड में यानी सबसे कम कह सकते हैं छोटे रेशे का। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यानी भारत में सबसे ज़्यादा लंबी रेशे का कपास का उत्पादन होता है, सेकेंड में मध्य रेशे का, और थर्ड में यानी सबसे कम अगर कहेंगे तो छोटे किस्म का। तो ये तो आपका भारत में छोटे रेशे वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन है, तो यही गलत हो जाएगा। आगे भी हम लोग पढ़ते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा गुजरात में, गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र, यानी फर्स्ट भारत में गुजरात और सेकेंड आपको महाराष्ट्र। और विश्व में सबसे ज़्यादा अगर उत्पादन कहेंगे कपास का तो चाइना कर रहा है आज के डेट में, और भारत में गुजरात और महाराष्ट्र। कपास की खेती के लिए वर्षा कितना होना चाहिए? 50 से 100 सेंटीमीटर का वर्षा होना चाहिए। और कपास के लिए कौन सा मिट्टी होना चाहिए? तो आपको काली मिट्टी, काली मिट्टी। कपास के लिए कौन सा? काली मिट्टी। और कपास किससे प्राप्त किया जाता है? तो बीज से। किससे प्राप्त किया जाता है? तो बीज से प्राप्त किया जाता है। रेगुर मिट्टी, हाँ, काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, यानी काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। और इसको गर्मी इलाका में, यानी किस तरह का जलवायु होना चाहिए? तो कहने का अर्थ कि 21 से 25 डिग्री सी। तो 21 से जब ये 25 डिग्री सी हुआ तो आप बताइए वह क्षेत्र क्या कहलाएगा? उष्णकटिबंधीय। खास करके मुख्य रूप से कहेंगे तो उष्णकटिबंधीय। तो कौन गलत है? तो यही एक आपका गलत है। कौन? जो भारत में सबसे ज़्यादा लंबी रेशे का उत्पादन होता है कपास में, और यहाँ लिख दिया है सबसे ज़्यादा छोटा होता है। नहीं, तीसरा नंबर पर छोटा होता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। सहायक एनजी संबंधित है। सहायक जो एनजी जो है, ये सहायक एनजी देख लीजिएगा। सहायक एनजी ये जो है आपको एक गोवा के तट पर एक कंटेनर गिराया गया था, नौसेना का कंटेनर। नौसेना का कंटेनर जो गिराया गया था गोवा के तट पर, जिसका संबंध किस सेना से था? तो नौसेना से। तो नौसेना यानी कोई भी सेना होगा जिसका संबंध होगा रक्षा से। रक्षा यानी 21 का ए। दोहा, तो देख लीजिएगा। अब कहता है दोहा सीरिया की राजधानी है दमश्क। तुर्की का अंकारा, तुर्की का राजधानी अंकारा। कतर का राजधानी दोहा, और ओमान का राजधानी मस्कट। ओमान का मस्कट। तो पूछता है दोहा किसकी राजधानी है? तो बेस्ट ऑप्शन कतर। आंसर आपका डी। आगे बढ़िएगा, 23 नंबर में आइएगा। एग्जाम में ध्यान रखना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अब की बार, अभी नहीं तो कभी नहीं, ध्यान रखिएगा। जनवरी 2022 में किस टाइगर रिजर्व में T/T यानी दुगुना लक्ष्य, यानी भारत सरकार का बाघ को जो दुगुना करने का जो लक्ष्य था वो कब था? 2022 में। भारत में बाघ का दुगुना करने का लक्ष्य कब तक था सरकार का टारगेट? तो 2022 में। और 2022 का इस योजना का मात्र एक ही जो है नेशनल पार्क है जो इसको आंकड़ा को छू पाया। वो कौन है? सत्यमंगलम। और सत्यमंगलम जो है या टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? आपको तमिलनाडु में। तमिलनाडु यही जो है जो अपना 2022 में अपने बाघों की संख्या को दुगुना किया, यानी सरकार की
योजना यानी लक्ष्य को यही इकलौता है जो इस आंकड़ा को छुआ। दुगुना आपका 40 से 80 इसका हो गया। तो कौन? तमिलनाडु। सरकार का लक्ष्य कब तक था? 2022 तक, यानी बाघ को दुगुना करना। ऐसे भारत में सबसे ज्यादा बाघों की संख्या अगर कहेंगे तो मध्य प्रदेश में है। सेकेंड राज्य आपका कर्नाटक है। ज्यादा होने के कारण मध्य प्रदेश को टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। तो बेस्ट ऑप्शन कौन होगा? ए। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बिम्स्टेक। बिम्स्टेक एक संस्था है जिसमें कुल कितना सदस्य है? कुल सदस्य की अगर बात करते हैं तो 7 है। कितना है आपको? 7। और बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ढाका। कहाँ है आपको? ढाका। और ढाका कहाँ स्थित है आपको? बांग्लादेश। ऐसे तो बांग्लादेश की राजधानी ही है कौन? ढाका। और इसमें कुल संख्या 7 है। जैसे 7 में कौन है? म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, म्यांमार। 1 2 3 4 5 6। म्यांमार 2 बार हो गया। चलिए, थाईलैंड, भारत नहीं जोड़े, भारत भी इसका सदस्य है। भारत, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, ये सब जो है 7 देश है जो इसका सदस्य है। 7 देश। हाँ, तो ये आपका कौन नहीं है? मालदीव। पच्चीस नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, ये क्या कहता है? 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ यानी अखिल भारतीय हरिजन संघ का अगर स्थापना की अगर बात कहेंगे तो 1932 में किया गया। और इसका जो मुख्यालय है यानी कहाँ किया गया? मुख्यालय नहीं किए, कहाँ किया गया? हाँ, तो इसका मुख्यालय भी कह सकते हैं। मुख्यालय की अगर बात कहेंगे तो कहाँ आपको? पुणे। या कहेगा कहाँ स्थापना किया गया? तो भी पुणे। किसके द्वारा किया गया? तो महात्मा गांधी यानी संस्थापक की अगर बात कहेंगे तो गांधी जी लिख देते हैं सीधे, गांधी जी। हाँ, अब बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना कहेंगे कौन? तो भीमराव अंबेडकर। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना 1924 में भीमराव अंबेडकर द्वारा, जबकि अखिल भारतीय हरिजन संघ का स्थापना कौन किया था? महात्मा गांधी। और हरिजन संघ का प्रथम अध्यक्ष की अगर बात कहेंगे अध्यक्ष तो घनश्याम दास बिरला। घनश्याम दास बिरला। यानी संस्थापक कौन था? तो महात्मा गांधी। लेकिन इस संस्था का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो घनश्याम दास बिरला। संस्थापक महात्मा गांधी, जबकि प्रथम अध्यक्ष की बात कहेंगे तो घनश्याम दास बिरला। आज यहीं तक। जय हिंद। रेगुलर अपने टाइम पर रहना है। डेली आपको 4 बजे डेली ध्यान रखना है। 25 क्वेश्चन जो अभी तक जो भी बिहार एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन होता है, सारा क्वेश्चन को ऑपरेशन कर करके बता दिया जाएगा ताकि आपको सिलेबस पर और क्वेश्चन पर आपकी पकड़ हो जाए। आज यही तक। जय हिंद।